हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा 2 से संबंधित यह अगला प्रैक्टिस सेट लाए हैं हम लोग सामान्य अध्ययन का, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ हम लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इससे संबंधित कोई भी अपडेट्स आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। पहला सवाल है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। यानी यह जो प्रश्न है यह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका के जो बाहरी आवरण होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो कोशिका को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। जंतु कोशिका में तमाम प्रकार के जीव जंतु आते हैं और पादप कोशिका में सभी प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जो बाहरी कोशिका का जो भाग होता है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। ये जंतु कोशिका में और पादप कोशिका दोनों में रहते हैं, लेकिन पादप कोशिका में एक उसके भी बाहर एक भाग होता है जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका को निश्चित रूप जो है प्रदान करने का कार्य कौन करता है। तो जो कोशिका को निश्चित रूप देता है उसका कार्य जो है यह कोशिका झिल्ली का होता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है तो कोशिका भित्ति को कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रोटीन के निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। यानी प्रोटीन का जो निर्माण है वह कहाँ पर होता है। यह जो है लाइसोसोम में होता है, या राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या गोल्गी कार बॉडी में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है तीसरा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी है कि प्रोटीन के संश्लेषण का जो कार्य है वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। यानी लाइसोसोम को जो है यह आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तथा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। यानी ऊर्जा ये कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कोशिका के राइबोसोम में होता है, इसलिए यह प्रोटीन का सक्रिय स्थल के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि ल्यूकोप्लास्ट यानी जिसको हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं, यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का जगह कौन सा है। यह जड़ की कोशिका में रहता है, या तना की कोशिका में, या पत्ती की कोशिका में, या फूल की कोशिका में, फूल फल की कोशिका में। तो तीन प्रकार के लवक होते हैं, और लवक भी जो है वह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है यह पत्ती में पाया जाता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है वह फूल एवं फल में पाया जाता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है जिसको अवर्णी लवक कहते हैं, यह पौधे के जड़ों में पाया जाता है। इसलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है। जी, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का कार्य किसका है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो कोशिका है पादप कोशिका, वह केवल पौधे में पाया जाता है ये लवक, और ये लवक जो है वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक हिंदी में कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो पत्ती को जो हरा रंग देने का कार्य है वह क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। यानी पांचवा नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ध्वनि का ताप जो है तत्व, ध्वनि का जो तत्व है पिच, यह किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तत्व या पिच जो है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, या तीव्रता पर, या वेग पर, या फिर आयाम पर। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 6 नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर ए की आवृत्ति यानी ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं कि एक सेकेंड में कितना बार जो है यह साइकिल पूरा कर रहा है वह उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और ध्वनि का जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर ही निर्भर करता है। और याद रखिएगा कि ये जो पिच है यह महिलाओं का हाई और पुरुषों का कम होता है, इसी वजह से महिलाओं की जो आवाज़ है वो सुरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज बारंबारता
तक की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की जो ध्वनि है, केवल मनुष्य इसी बीच के जो है आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, जिसको संकेत HZ से लिखते हैं। तो मनुष्य के द्वारा जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ही आवृत्ति की ध्वनि को सुना जा सकता है। इसलिए इसका नाम जो है 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होगा कि श्रव्य या ऑडिएबल, इंग्लिश में ऑडिएबल कहेंगे, श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि ये है। तरंग का जो ये आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि किसमें सबसे तेज यात्रा करेगी? तो ध्वनि का जो सबसे तीव्र यात्रा होगा, ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं करती है, अर्थात सी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ध्वनि के यात्रा करने के लिए कोई ना कोई माध्यम का होना आवश्यक है, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो जैसे ठोस में जो है ध्वनि की ये जो वेग है ध्वनि का वो सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। इसलिए 8वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कि द्रव्यों में जो ध्वनि का तेज सबसे अधिक तेज जो है वो स्टील में होगा। ये जो ऑप्शन है इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो वायु में जो ध्वनि का वेग है वो लगभग जो है 330 मीटर प्रति सेकंड के आसपास वायु में ध्वनि का वेग होता है, अर्थात इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ध्वनि को मापा जाता है, इसके मात्रक क्या है? यानी मात्रक के बारे में पूछा जा रहा है कि ध्वनि को मापने का मात्रक कौन सा है? डेसी में मापते हैं, डेसीमल में मापते हैं या फिर डेसीबल में मापते हैं। तो ध्वनि हो या फिर ध्वनि प्रदूषण हो, इसको मापने का जो मात्रक है वो डेसीबल है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कर्नाटक राज्य की बाबा बुदन पहाड़ियां में कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त होता है? ये यूरेनियम है या लौह अयस्क है या बॉक्साइट खनिज है या फिर मैंगनीज है? तो 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो बाबा बुदन पहाड़ी से खनिज की प्राप्ति होती है वह लौह अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? ये चारों जो है ये लोहे के ही अयस्क हैं, यानी इनसे लोहा की प्राप्ति होती है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये चारों प्रमुख रूप से लोहा के अयस्क है। लेकिन जो अधिकांश लौह अयस्क भारत में जो पाए जाते हैं वह जो है हेमेटाइट लौह अयस्क जो है भारत में पाए जाते हैं, अर्थात 12वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी जस्ता जिसको जेडेन से जानते हैं, जिंक का उत्पादन भारत का कौन राज्य सबसे अधिक सर्वाधिक जिंक उत्पादन करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है? वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान जो है यह जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जिप्सम के बारे में हम लोग इससे पहले भी क्लास में किए थे कि जिप्सम जो है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इस्तेमाल है वह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और ये जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यह कौन से राज्य में पाया जाता है? तो इसका भी सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि राजस्थान राज्य में जिप्सम की प्राप्ति होती है और उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिससे टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में सहायक होता है तथा ये मूर्ति वगैरह बनाने में भी इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? जी, खनिज के भंडार के बारे में हम लोग देख रहे हैं एक प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न परीक्षा में संभावना है पूछे जाने के। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वह होगा केरल, कि विश्व का जो सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है वह केरल में है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस जो आयोग है ONGC के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है यह इसकी स्थापना कब हुई थी?
ओएनजीसी की जो स्थापना का वर्ष है वो सही वर्ष क्या है, 1856 है या 1914 है या फिर 1936 है या 1956 है। तो ओएनजीसी की जो स्थापना का वर्ष है वह है 1956, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई का जो संबंध है वह इस्पात के उत्पादन से है या पेट्रोलियम के उत्पादन से है या फिर वहाँ कोई मकबरा है या जूट का उत्पादन होता है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 17वां नंबर प्रश्न के लिए कि मुंबई हाई का जो संबंध है वह पेट्रोलियम के उत्पादन से है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में कोयला का सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि कोयला का दो समूह हैं, एक है गोंडवानालैंड कोयला और दूसरा समूह है जी, तो एक गोंडवानालैंड कोयला है, दूसरा टर्शियरी काल का कोयला है और उसमें अधिकांश गोंडवाना समूह के कोयला पाया जाता है। और कोयला का जो प्रकार है वो 4 किस्म का प्रकार है कोयले का, ये लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है वो सर्वोत्तम किस्म है कोयले का। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, सबसे जो कोयले का बेकार किस्म है वो पीट है और सबसे जो अच्छा किस्म है वह है एंथ्रेसाइट। और इस प्रकार लिग्नाइट कोयला जो है ये मीडियम टाइप का कोयला है। इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि तमिलनाडु राज्य जो है यह लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कोयला से रिलेटेड ये प्रश्न है। एससीईआरटी के जो भूगोल है हमारी दुनिया के नाम से वो इसको कवर करता है और एनसीईआरटी भी इसको कवर करता है। तो ये जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से संबंधित प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। बस हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए जितना सहायक साबित हो रहा है आप प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, तथा आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सा है। मीठे पानी की झील जो है वो कौन है, उलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील या फिर पुष्कर झील। तो भारत में जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, 19वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि उलर झील जो है ये भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रसिद्ध लैगून झील जिसको चिल्का झील के नाम से भी जानते हैं यह कौन से राज्य में स्थित है। जो चिल्का झील है लैगून झील, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है या आंध्र प्रदेश में है या उड़ीसा में है या फिर तमिलनाडु में है। तो 20वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि जो चिल्का झील है यह है उड़ीसा राज्य में स्थित, यानी सी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। बौद्ध जो स्तूप है भारत में या सारनाथ में है, सांची में है, गया में है या फिर अजंता में है। 21वां नंबर प्रश्न का जी सबसे करेक्ट आंसर क्या है, तो सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप के रूप में जाना जाता है वह सांची का बौद्ध स्तूप जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। जी 2 जैन ये हुआ है और 4 जो है बौद्ध संगीति हुआ है और 2 जैन संगीति हुआ है। तो प्रथम जो जैन संगीति का आयोजन किया गया था वह कौन से स्थल पे किया गया था। तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है 22वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर है वह है पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित कब हो गया। यह विभाजित जो होने का समय है या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था या अशोक के समय में हुआ था या कनिष्क के समय में या इनमें से कोई नहीं। 23वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है, तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह जैन धर्म को अपनाए थे और इन्होंने जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है वहाँ चले गए और वहाँ जो है सलेखना विधि से यानी खाना पीना छोड़ करके अपना प्राण त्याग किया था। क्योंकि जो है भीषण अकाल पड़ने के कारण ये लोग बिहार से वहाँ गए थे और उसके बाद जब लोग वापस आए 8 साल के बाद लगभग, तो पटना में जब संगीति हुई तो उसमें जो है 2 ग्रुप बट गए थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो इस प्रकार जो है ये 2 विभाजित हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से आता है। तो इसमें 3 पिटक है मुख्य रूप से, जो एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक है, BCD तीनों पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। लेकिन जो त्रिपिटक में शामिल नहीं है वह है जातक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है 24वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। ये गौतम बुद्ध अपना गुरु जो है किन्हें मानते थे, ये पाणिनि को मानते हैं या फिर अलार कलाम है या कपिल है या फिर पतंजलि हैं। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी कि गौतम बुद्ध के जो गुरु हैं वो अलार कलाम, यानी बी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक की रचना की है उसका नाम क्या है। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक की रचना की गई है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये जो है इसका यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और यहाँ आए तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है इंडिका, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है 26वां नंबर प्रश्न के लिए कि इनके पुस्तक का नाम क्या है। तो इंडिका जो है इनके पुस्तक का नाम है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। 27वां नंबर प्रश्न है कि सांची का स्तूप बनवाने का जो काम है वह अशोक के द्वारा किया गया है या गौतम बुद्ध के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा या खरगेन के द्वारा। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है यह अशोक के द्वारा कराया गया था, यानी इस प्रश्न के लिए भी सबसे सही उत्तर 27वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की जो स्थापना है वो अशोक के द्वारा किया गया है या बिंदुसार हैं या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हैं या दशरथ हैं। तो जो श्रीनगर की स्थापना है वो अशोक के द्वारा किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है 28वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है शासन मौर्य वंश का वो बिंदुसार के हाथों में गया जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और उसके पश्चात जो है शासन अशोक के हाथ में गया। तो जिस वक्त बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस वक्त जो है अशोक कहाँ का गवर्नर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि वह उज्जैन का गवर्नर था और उसके बाद जो है अशोक जो है यह शासक बने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। मौर्य काल में सीता जो है यह देवी के लिए उपयोग होता था या धार्मिक संप्रदाय था कोई, या फिर राजकीय भूमि से प्राप्त आय था या उसड़ भूमि था। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि मौर्य काल में जो सीता से तात्पर्य है वह है राजकीय भूमि से प्राप्त आय के रूप में सीता का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भगवान रोटी वाला कहा गया था। यह जो सूफी का सिलसिला है उसमें कौन सी सूफी शामिल है। शेख नसीरुद्दीन है या ख्वाजा कुतुबुद्दीन है या सलीम चिश्ती है या फिर निजामुद्दीन औलिया है। तो इसका जो सबसे सही जवाब है 31वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर बी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन को जो है बख्तियार काकी के नाम से भी जाने जाते हैं। बी ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और उसको किस नाम से जाना गया। जी, महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ उसको इकबाल नामा के नाम से जाना गया या फिर रज़्म नामा कहा गया या अकबर नामा कहा गया या फिर ये सकीनतुल औलिया के नाम से इसको जाना गया। 32वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि उसको जो है रज़्म नामा के नाम से जाना गया था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट हुए हैं। निम्नलिखित में से जो अंतिम मुगल सम्राट है आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय। तो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जो है बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति में दिल्ली से इनका विद्रोह में नाम आता है और इनको जो है कैद करके
भेज दिया गया था बर्मा की राजधानी रंगून। काले पानी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा और ये वहीं जो है वहाँ इंतकाल किए। और इनके जो 2 पुत्र थे उनका भी जो है ये गर्दन काट करके और भेज दिया गया था। और ये बोले कि अंग्रेज़ों के सामने मेरे 2 क्या, अगर ऐसे ऐसे कितने बेटों का सर कट जाए फिर भी जो है देश को अंग्रेज़ों से ये करना है। तो और वहीं इन्होंने जो है अपने ये पर एक शेर भी लिखा था बहादुर शाह जफर ने, जो कि बहुत फेमस हुआ था कि कितना है बदनसीब जफर कफन के लिए और 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा जो बनवाए गए भवन था 34वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कि वह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। जो अकबर के द्वारा बनवाया गया भवन था जहाँ इबादत खाना के रूप में वह जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? यानी तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस का रचना किया गया उस समय भारत में किनका शासनकाल चल रहा था? तो सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि यह अकबर के शासनकाल में जो है रामचरितमानस की रचना की गई है। हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल है वो रॉबर्ट क्लाइव है या फिर वारेन हेस्टिंग है। तो 36वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि वारेन हेस्टिंग जो है यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो लंदन में। और उसका जो प्रथम गवर्नर था भारत में कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल वह वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। यह पहला यूरोपीय यात्री था जो भारत पहुंचा था और यह 1498 में यह भारत आया था। और यह कब कहाँ पर पहुंचा था? तो यह जो है केरल में कालीकट के पास जो है आया था। यानी 37वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि वास्को डी गामा जो है 1498 में कहाँ आया था? केरल में कालीकट की बंदरगाह पर। और उस वक्त वहाँ के राजा कौन थे? तो जेमोरिन थे। और ये जो यहाँ से मसाला ले गया तो 60 गुना मुनाफा वहाँ जाकर के यूरोप के बाजार में कमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो हम अभी कहे हैं कि भारत में जो है समुद्री मार्ग की खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वास्को डी गामा को, क्योंकि यह पहला यूरोपीय यात्री था जो कहाँ का था? पुर्तगाल का था जो भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो ये अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह कहाँ? तो वह किया गया था ऑप्शन नंबर बी कालीकट में ही। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा 1612 ईस्वी में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो उन्होंने यह फैक्ट्री कहाँ स्थापना किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित फैक्ट्री है वह गुजरात के सूरत में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आज हम लोग अभी जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास, भूगोल और ये विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को उत्तर को व्याख्या के सहित किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा तथा आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। हम आपसे चलते चलते ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।